हुमायूं एंड द सूर एम्पायर। दोस्तों, अभी तक की कहानी में आपने देखा कि कैसे लोधी डायनेस्टी और उसके साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। पहले मुगल एम्परर बाबर ने लोधी डायनेस्टी के आखिरी रूलर इब्राहिम लोधी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में डिफीट करके इंडिया में मुगल रूल की शुरुआत की। इसके बाद बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा को डिफीट करके बाबर ने अपने एम्पायर को कंसोलिडेट किया। 1530 में बाबर की डेथ के बाद उसके बेटे हुमायूं ने सक्सीड किया। आज इस कहानी में हम हुमायूं के रेन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे हुमायूं ने मुगल एम्पायर को फर्दर एक्सपैंड किया। हम ये भी देखेंगे कि किस तरह शेर शाह सूरी ने मुगल्स को डिफीट करके कुछ समय के लिए सूर डायनेस्टी को दिल्ली में एस्टैब्लिश किया। आइए सबसे पहले देखते हैं हुमायूं के रूल के बारे में। हुमायूं ने दिसंबर 1530 में बाबर को 23 साल की उम्र में सक्सीड किया, जब एम्पायर पूरी तरह से कंसोलिडेट भी नहीं हुआ था और फाइनेंसेस भी कमजोर हो चुके थे। अफगान्स को अभी सबड्यू करना बाकी था, जो मुगल्स को इंडिया से भगाने का मौका ढूंढ रहे थे। और दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी तिमुरिद ट्रेडिशन, जिसमें एम्पायर को भाइयों के बीच बांट दिया जाता था। बाबर ने हुमायूं को अपने भाइयों से प्यार से डील करने की सलाह दी थी, लेकिन वो एम्पायर को पार्टीशन करने के फेवर में नहीं था, क्योंकि ऐसा करना एक इन्फेंट मुगल एम्पायर के लिए डिजास्ट्रस साबित होता। तो हुमायूं के सामने सबसे पहली प्रॉब्लम थी इंटरनल रिबेलियन, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय हुमायूं। दोस्तों, जब हुमायूं ने आगरा में थ्रोन संभाला, तब एम्पायर में काबुल और कांधार इंक्लूडेड थे और बदख्शां पर लूज कंट्रोल था, जो हिंदुकुश माउंटेन्स के बियॉन्ड था। काबुल और कांधार हुमायूं के छोटे भाई कामरान मिर्जा के अंडर था। कामरान इन पॉवर्टी स्ट्रिकन एरिया से खुश नहीं था, तो उसने लाहौर और मुल्तान पर मार्च करके उनको कैप्चर कर लिया। हुमायूं, जो इस समय अफगान्स को सबड्यू करने में बिजी था, सिविल वॉर नहीं चाहता था, इसलिए उसने कामरान के इस मूव को एक्सेप्ट कर लिया। बदले में कामरान ने हुमायूं की सुजरेनिटी एक्सेप्ट की और जरूरत पड़ने पर मदद करने का वादा किया। कामरान के एक्शन से यह डर था कि हुमायूं के बाकी भाई भी कहीं रिबेलियन ना कर दें, लेकिन कामरान को फॉर्मली ये टेरिटरीज देकर हुमायूं ने कुछ समय के लिए अपने वेस्टर्न फ्रंटियर्स की प्रॉब्लम से रिलेटिवली फ्री हो गया था। अब वो फ्रीली अपना अटेंशन ईस्टर्न पार्ट्स में दे सकता था। इंटरनल रिबेलियन के बाद हुमायूं के सामने दो प्रॉब्लम्स थी। ईस्ट में तेजी से बढ़ रही अफगान्स की पावर और गुजरात में लगातार बढ़ रही बहादुर शाह की पावर और उसका इन्फ्लुएंस। हुमायूं ने इन दो प्रॉब्लम्स में से अफगान प्रॉब्लम को ज्यादा सीरियस डेंजर माना, इसलिए 1532 में पंजाब के दादरा में हुई एक बैटल में उसने अफगान फोर्सेस को डिफीट किया, जो बिहार को कॉन्कर कर चुके थे और जौनपुर को ओवररन कर दिया था। इस जीत के बाद हुमायूं ने चुनार फोर्ट पर सीज किया, जो आगरा और ईस्ट के लैंड और रिवर रूट पर कमांड करता था। इस फोर्ट को गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया भी कहा जाता था। हुमायूं के सीज के कुछ समय पहले ही यह फोर्ट शेर खान की पोजीशन में आया, जो कि सबसे पावरफुल अफगान सरदार था। 4 महीने चले इस सीज के बाद शेर खान ने यह प्रॉमिस किया कि वो मुगल्स के लॉयल रहेंगे और ये रिक्वेस्ट की कि फोर्ट का पोजीशन उसके पास ही रहने दिया जाए। हुमायूं मान गया, क्योंकि गुजरात के बहादुर शाह की बढ़ती पावर के कारण वो आगरा जाने के लिए एंग्शियस था। बहादुर शाह एक एबल और एम्बिशियस रूलर था, जो कि ऑलमोस्ट हुमायूं की ही एज का था। 1526 में थ्रोन पर बैठने के बाद शाह ने सबसे पहले मालवा कॉन्कर किया। उसके बाद उसने राजस्थान की तरफ रुख किया और चित्तौड़ को सीज कर लिया। जल्द ही राजपूत डिफेंडर्स की हालत खराब हो गई और राजपूत्स ने हुमायूं से हेल्प मांगी। हुमायूं आगरा से ग्वालियर पहुंचा। मुगल इंटरवेंशन के फेयर से बहादुर शाह ने राणा रतन सिंह II के साथ एक ट्रीटी साइन की और फोर्ट राणा के हाथ में छोड़ दिया। राणा रतन सिंह राणा सांगा के बेटे थे। इसके बदले में वो राणा से ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कैश और काइन लेकर गया। तो इस तरह हुमायूं ने दोनों प्रॉब्लम से कुछ समय के लिए छुटकारा पा लिया। अगले 1 से 1.5 साल तक हुमायूं ने दिल्ली में एक नई सिटी बनवाई, जिसका नाम रखा दीन पनाह। इस दौरान उसने कई ग्रैंड फीस्ट्स और फेस्टिविटीज करवाई। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि हुमायूं ने यह समय अननेसेसरीली वेस्ट किया, और जबकि दूसरी तरफ शेर खान लगातार अपनी पावर बढ़ा रहा था। लेकिन दीन पनाह दोस्तों और दुश्मनों दोनों को ही इंप्रेस करने के लिए बनाई गई थी, और फ्यूचर में अगर बहादुर शाह
आगरा को कैप्चर कर लेता तो दीन पनाह सेकेंड कैपिटल की तरह सर्व कर पाती। इन सब के चलते बहादुर शाह अजमेर और ईस्टर्न राजस्थान को कैप्चर कर चुका था। बहादुर शाह के साथ स्ट्रगल अभी भी एक बड़ा चैलेंज था। बहादुर शाह ने अपने कोर्ट में उन सभी लोगों को रेफ्यूज दिया जो या तो मुगल से डरते थे या नफरत करते थे। उन्होंने ततार खान, इब्राहिम लोधी का एक कजिन, उसको आर्म्स और मैन सप्लाई किए। ततार खान आगरा को इन्वेड करना चाहता था। हुमायूं ने ततार खान के चैलेंज को इजीली डिफीट कर दिया। ततार को मारने के बाद हुमायूं ने अब बहादुर शाह के थ्रेट को हमेशा के लिए खत्म करने की ठानी। सबसे पहले हुमायूं ने मालवा को इन्वेड किया। इस स्ट्रगल में हुमायूं ने कंसिडरेबल मिलिट्री स्किल और रिमार्केबल पर्सनल वैलर का प्रदर्शन किया। मुगल से डर के बहादुर शाह ने चित्तौड़ को छोड़कर पहले मंदसौर में कैंप लगाया। उसके बाद हुमायूं ने शाह को मांडू जाने पर मजबूर कर दिया और फिर जब 1535 में हुमायूं ने मांडू के फोर्ट्रेस को कैप्चर कर लिया तो शाह चंपानेर भाग गया। 1535 में ही हुमायूं ने चंपानेर को भी कैप्चर कर लिया, जिसके बाद शाह पहले अहमदाबाद और फिर काठियावाड़ भाग खड़ा हुआ। इस तरह हुमायूं ने मालवा और गुजरात को कैप्चर कर लिया। जितनी जल्दी हुमायूं ने इनको कैप्चर किया उतनी ही जल्दी दोनों रीजन्स को गंवा भी दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि गुजरात के लोगों को गुजराती रूल के लिए काफी डीप अटैचमेंट थी। हुमायूं ने अपने छोटे भाई अस्करी को गुजरात सौंप दिया था, जो इनएक्सपीरियंस्ड था, और उसके मुगल नोबल्स भी डिवाइडेड थे। बहादुर शाह ने इस दौरान अपनी पावर रिवाइव की और अपने नोबल्स की मदद से उसने कई पॉपुलर अपराइजिंग्स और मिलिट्री एक्शंस को अंजाम दिया, जिसके चलते अस्करी ने वापस आगरा जाने का डिसीजन लिया। इस दौरान हुमायूं मांडू में था। आगरा के कैप्चर होने के डर से हुमायूं भी वापस आगरा लौट गया। इस तरह गुजरात और मालवा दोनों ही हुमायूं के हाथ से चले गए। वैसे हुमायूं की गुजरात कैंपेन एक कंप्लीट फेलियर नहीं थी। भले ही इस कैंपेन ने मुगल टेरिटरीज का एक्सपेंशन नहीं किया, लेकिन बहादुर शाह की तरफ से होने वाले थ्रेट को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब हुमायूं अपने सारे रिसोर्सेज शेर खान और अफगान से स्ट्रगल की तरफ डाइवर्ट कर सकता था। कुछ समय बाद ही बहादुर शाह पोर्चुगीज के साथ किसी स्कफल में मारा गया और इस तरह बचे हुए डेंजर का भी अंत हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शेर खान के बारे में। शेर खान। हुमायूं का मालवा कैंपेन 1535 से 1537 तक चला और इस दौरान शेर खान ने अपनी पोजीशन फर्दर स्ट्रेंथन कर ली थी। उसने खुद को बिहार का मास्टर बना लिया था और अफगान्स उनके साथ ही रैली कर रहे थे। भले ही शेर खान ने मुगल्स की तरफ अपनी लॉयल्टी शो की, लेकिन मुगल्स को एक्सपेल करने की सिस्टमैटिक प्लानिंग वो कर रहा था। उसने एक लार्ज और एफिशिएंट आर्मी रिक्रूट की थी, जिसमें उसकी मदद बहादुर शाह ने भी की। उसकी आर्मी में 1200 हाथी थे। हुमायूं के आगरा लौटने के तुरंत बाद ही शेर खान ने बंगाल के राजा को डिफीट किया और 13 लाख गोल्ड कॉइन्स ले लिए। हुमायूं अब एक नई आर्मी के साथ शेर शाह के अगेंस्ट मार्च पर निकला और लगभग 1537 के एंड में चुनार पर सीज कर लिया। उसको यह रियलाइज हुआ कि इतने पावरफुल फोर्ट को छोड़ना डेंजरस होगा, क्योंकि उससे आगरा से लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ब्रेक होगा। बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी हुमायूं को 6 महीने लगे इस फोर्ट को कैप्चर करने में, जिससे हुमायूं की वीकनेस का पता चलता है। इस दौरान शेर खान ने रोहतास के फोर्ट को कैप्चर किया और अपनी फैमिली को वहां सेफ छोड़ दिया। इसके बाद शेर खान ने दूसरी बार बंगाल को इन्वेड किया और उसकी कैपिटल गौर को कैप्चर कर लिया। इस तरह शेर खान ने हुमायूं को कंप्लीटली आउट मैन्यूवर कर दिया। हुमायूं को यह समझ जाना चाहिए था कि अभी वो शेर खान से मिलिट्री चैलेंज की पोजीशन में नहीं था। गौर पर विक्ट्री के बाद शेर खान ने हुमायूं को बिहार सरेंडर करने का ऑफर दिया। बदले में उसको बंगाल रिटेन करने दिया जाए और 10 लाख दिनार्स का एक एनुअल ट्रिब्यूट भी एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन हुमायूं बंगाल को शेर खान के हाथ में छोड़ने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, क्योंकि बंगाल लैंड ऑफ गोल्ड था, जो मैन्युफैक्चरर्स में रिच था और फॉरेन ट्रेड का भी सेंटर था। बंगाल के फॉर्मर किंग ने भी हुमायूं से कॉन्क्वेस्ट की रिक्वेस्ट की। इसके चलते हुमायूं बंगाल की तरफ मार्च कर गया, जो कि एक डिजास्टर साबित होने वाला था। शेर खान बंगाल छोड़कर साउथ बिहार में आ गया और हुमायूं को बंगाल में फंसाकर उसकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को ब्रेक कर दिया। हुमायूं ने वहां लॉ एंड ऑर्डर सेटअप करने का ट्राई किया, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई।
इन सब के चलते हुमायूं के छोटे भाई हिंडाल मिर्जा ने उसकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा दिया। हिंडाल ने खुद को आगरा में क्राउन अस्यूम करा लिया। 3-4 महीने रुकने के बाद हुमायूं आगरा की तरफ निकल पड़ा और गौर में एक छोटे गैरिसन को छोड़ दिया। बक्सर के पास चौसा तक उसकी आर्मी पहुंच चुकी थी। इस दौरान उसका भाई कामरान मिर्जा लाहौर से आगरा पहुंचा हिंडाल के रिबेलियन को रोकने के लिए। डिसलॉयल न होते हुए भी कामरान ने हुमायूं के लिए रीइंफोर्समेंट्स नहीं भेजे, जिससे शायद सिचुएशन मुगल्स के फेवर में हो सकती थी। लेकिन हुमायूं अभी भी शेर खान के अगेंस्ट सक्सेस में कॉन्फिडेंट था। पीस के लिए एक ऑफर से मिसलेड होकर हुमायूं ने कर्मनसा रिवर के ईस्टर्न बैंक को क्रॉस करके अफगान हॉर्समैन को अटैक का चांस दे दिया। हुमायूं ने इस बार न सिर्फ खराब पॉलिटिकल सेंस बल्कि खराब जनरलशिप का भी प्रमाण दिया। हुमायूं जैसे तैसे जान बचाकर बैटलफील्ड से भाग निकला। शेर खान के हाथ इमेंस वॉर गेन्स लग गए। करीब 7,000 मुगल सोल्जर्स और कई प्रोमिनेंट नोबल्स को मार दिया गया। मार्च 1539 में हुई इस बैटल ऑफ चौसा में मुगल्स की हार को सिर्फ तिमुरिद प्रिंसेस की यूनिटी ही रोक सकती थी। हुमायूं की जनरलशिप में कॉन्फिडेंस खोकर उसके भाई कामरान ने अपनी फोर्स को भेजने से इनकार कर दिया। कामरान वापस लाहौर लौट गया अपनी आर्मी के साथ। आगरा में जल्दबाजी में इकट्ठी की गई आर्मी शेर खान की आर्मी के लिए कोई मैच नहीं थी। मई 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज हुई और इसी बैटल ने मुगल्स और शेर खान के बीच की टसल को डिसाइड किया। इस बैटल में हारकर हुमायूं अब सिर्फ एक प्रिंस रह गया था, बिना किसी किंगडम के। सिंध और उसके आसपास के रीजन्स में वो 2 से 2.5 साल तक भटकता रहा, लेकिन न ही सिंध और न ही मारवाड़ के पावरफुल रूलर मालदेव ने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। इवन उसके भाइयों ने भी मदद नहीं की, बल्कि उसको मारने और इम्प्रिजन करने का ट्राई किया। अल्टीमेटली हुमायूं ने इरेनियन किंग के कोर्ट में शेल्टर लिया और 1545 में काबुल और कांधार को कामरान से वापस कैप्चर कर लिया। हुमायूं की लाइफ एक अद्भुत लाइफ रही, जहां उसने रिचेस से लेकर रैग्स तक का सफर किया और फिर वापस रैग्स से रिचेस तक पहुंचा। 1555 में सूर एम्पायर के ब्रेकअप के बाद हुमायूं ने दिल्ली को वापस रिकवर कर लिया, लेकिन लंबे समय तक वो अपनी इस विक्ट्री को एंजॉय नहीं कर पाया। 1556 में एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। हुमायूं की चहेती वाइफ बेगा बेगम ने हुमायूं की याद में दिल्ली में हुमायूंस टूम का कंस्ट्रक्शन करवाया। इस टूम का सबसे रिमार्केबल फीचर है मार्बल का मैग्निफिसेंट डोम। इस बिल्डिंग ने नॉर्थ इंडिया में आर्किटेक्चर की स्टाइल का एक नया फेज चालू किया। मुगल आर्किटेक्चर की चर्चा हम अलग से कल्चर के वीडियो में करेंगे। आइए अब देखते हैं शेर शाह सूरी और सूर एम्पायर के बारे में, जिसने दिल्ली पर 1540 से 1555 तक रूल किया। शेर शाह एंड द सूर एम्पायर। दोस्तों, शेर शाह की अर्ली लाइफ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। उनका ओरिजिनल नाम फरीद था और उनके फादर जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। इब्राहिम लोदी की डेथ और अफगान अफेयर्स में कंफ्यूजन के बाद शेर शाह सबसे इंपॉर्टेंट अफगान सरदार के रूप में उभर कर आए। उनको शेर खान का टाइटल उनके पेट्रन्स ने दिया, एक टाइगर को मारने के कारण। जल्द ही वो बिहार के रूलर के राइट हैंड बनकर इमर्ज हुए और ये सब बाबर की डेथ के पहले की बात है। रूलर के तौर पर हुमायूं को हराकर शेर शाह मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इतने बड़े किंगडम के रूलर बने। उनका किंगडम बंगाल से इंडस तक फैला हुआ था, एक्सक्लूडिंग कश्मीर। वेस्ट में शेर शाह ने 1542 में मालवा को कॉन्कर किया और 1543 में ऑलमोस्ट एंटायर राजस्थान को। मालवा इस दौरान एक वीक स्टेट में था और किसी भी तरह का ऑपोजिशन देने की कंडीशन में नहीं था। मालवा कैंपेन के दौरान ही एक ऐसा एपिसोड हुआ जिसको शेर शाह की मेमोरी पर एक ब्लॉट कहा जाता है। चंदेरी के राजा पूरनमल ने सेफ कॉन्डक्ट की प्रॉमिस पर अपने फोर्ट को छोड़ा, लेकिन उनको और उनकी 1000 राजपूत की पार्टी को और उनकी फैमिली को फोर्ट के बाहर मरवा दिया गया। राजस्थान में सिचुएशन कुछ अलग थी। मारवाड़ के राजा मालदेव ने 1532 में गद्दी संभाली। उन्होंने वेस्ट और नॉर्थ राजस्थान को कॉन्कर कर लिया था। शेर शाह और हुमायूं की कॉन्फ्लिक्ट के दौरान उन्होंने अपनी टेरिटरी को फर्दर एक्सपैंड कर लिया था। जैसलमेर के भाटीज की मदद से उन्होंने अजमेर को भी कॉन्कर कर लिया था। इसके अलावा उन्होंने बीकानेर को भी कॉन्कर कर लिया था। राजस्थान में उनकी लगातार बढ़ती पावर दिल्ली और आगरा के रूलर के लिए थ्रेट था।
दोनों के बीच की टसल ईस्टर्न राजस्थान के लिए थी, जो कि एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। 1544 में राजपूत और अफगान फोर्सेस का क्लैश समेल में हुआ। आर्टिलरी की एब्सेंस और कुछ इंटरनल फ्यूड्स के चलते मालदेव ने अपनी मोस्ट ऑफ द आर्मी को जोधपुर की तरफ विथड्रॉ कर लिया। कुछ राजपूत सरदार्स ने रिट्रीट करने से मना कर दिया और सिर्फ 10,000 की फोर्स के साथ शेर शाह पर अटैक कर दिया। सुपीरियर नंबर्स और अफगान गनफायर के चलते राजपूत्स की डिफीट हुई। इस बैटल ने राजस्थान के फेट को सील कर दिया। शेर शाह ने अब अजमेर और जोधपुर को कॉन्कर कर लिया। शेर शाह ने अब मेवाड़ की तरफ रुख किया। वहां के राणा डिफेंड करने की पोजीशन में नहीं थे और इजीली चित्तौड़ को सरेंडर कर दिया। इस तरह 10 महीनों के ब्रीफ पीरियड में शेर शाह ने ऑलमोस्ट पूरे राजस्थान को ओवररन कर दिया। शेर शाह की लास्ट कैंपेन कलिंजर फोर्ट के अगेंस्ट थी, जिसको बुंदेलखंड को कैप्चर करने के लिए किया था। पर इसी दौरान 1545 में उनकी डेथ हो गई। शेर शाह को उनके दूसरे बेटे इस्लाम शाह ने सक्सीड किया, जिन्होंने 1553 तक रूल किया। अपने रूल में वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने ब्रदर्स के रिबेलियन से ही लड़ते रहे। अफगान्स के बीच ट्राइबल फ्यूड्स भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी और मुगल इन्वेजन के डर से वो अपना एम्पायर फर्दर एक्सपैंड नहीं कर पाए। यंग एज में उनकी डेथ से उनके सक्सेसर्स के बीच सिविल वॉर छिड़ गया। इससे हुमायूं को अपॉर्चुनिटी मिली, जो वो काफी समय से ढूंढ रहा था, अपना एम्पायर रिकवर करने के लिए। 1555 में हुई 2 बैटल्स में हुमायूं ने अफगान्स को डिफीट किया और दिल्ली और आगरा को रिकवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शेर शाह के कंट्रीब्यूशन के बारे में। कंट्रीब्यूशन ऑफ शेर शाह। सूर एम्पायर को कई मायनों में दिल्ली सल्तनत का कंटिन्यूएशन और कल्मिनेशन कहा जा सकता है। पूरे एम्पायर में लॉ एंड ऑर्डर का रीस्टैब्लिशमेंट शेर शाह का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। रॉबर्स एंड डेकॉइट से स्टर्नली डील किया जाता था और उन जमींदार से भी जो लैंड रेवेन्यू देने से रिफ्यूज कर देते थे। शेर शाह ने ट्रेड एंड कॉमर्स और कम्युनिकेशंस के इंप्रूवमेंट पर ग्रेट अटेंशन दिया। शेर शाह ने ओल्ड इंपीरियल रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड को रिस्टोर किया, जो रिवर इंडस से लेकर बंगाल के सोनार गांव तक थी। उन्होंने आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ के बीच भी रोड्स बनवाई, जो गुजरात सीपोर्ट्स को लिंक करती थी। तीसरी रोड उन्होंने लाहौर से मुल्तान के लिए बनाई। हर 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर शेर शाह ने वेस्ट और सेंट्रल एशिया के ट्रैवलर्स के लिए सरायज बनवाई, जो एक तरह के फोर्टिफाइड लॉज थे। सभी सराय का एक कस्टोडियन था, जिसे शाहना कहते थे। उनके बनाए हुए करीब 1700 सरायज आज भी हमें देखने को मिलते हैं। ये रोड्स और सरायज को एम्पायर की आर्टरीज बोला जाता था। अपने एम्पायर की खबर रखने के लिए भी सरायज का इस्तेमाल डाक चौकी यानी न्यूज सर्विस की तरह किया जाता था। शेर शाह के एम्पायर में सिर्फ 2 जगह कस्टम्स ड्यूटी पे की जाती थी। बंगाल और बिहार के बॉर्डर की एक जगह सिकरी गली और दूसरा इंडस रिवर। इनके अलावा कहीं भी कस्टम्स लेना अलाउड नहीं था। शेर शाह ने अपने गवर्नर्स और आमिल्स को मर्चेंट्स और ट्रैवलर्स को अच्छी तरह ट्रीट करने के डायरेक्शंस दिए थे। शेर शाह ने कुछ करेंसी रिफॉर्म्स भी किए। उन्होंने गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के फाइन कॉइन्स बनवाए, जो कि पहले मिक्स्ड मेटल के हुआ करते थे। उनके द्वारा बनाए सिल्वर रुपी लंबे समय तक स्टैंडर्ड कॉइन की तरह यूज होते रहे। उन्होंने स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर को भी फिक्स करने की कोशिश की, जिससे ट्रेड एंड कॉमर्स को अच्छा फायदा हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ खास बदलाव नहीं लाए गए। कई विलेजेस को मिलाकर परगना कहते थे। उसके इंचार्ज को शिकदार कहते थे। मुंसिफ और आमिल लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। परगना के ऊपर शिक और सरकार था, जो शिकदर शिकदरान और मुंसिफ मुंसिफान के अंडर में था। कई सरकार्स मिलकर प्रोविंस बनाते थे। शेर शाह ने सल्तनत पीरियड से चली आ रही सेंट्रल मशीनरी को कंटिन्यू रखा। शेर शाह के एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन से एम्पायर वीक हो गया था, जो उनकी डेथ के बाद सामने आया। शेर शाह ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम पर खास ध्यान दिया। लैंड का प्रोड्यूस अब गेस वर्क पर बेस्ड नहीं था। अब सोन लैंड को मेजरमेंट करना जरूरी था। एक क्रॉप रेट यानी रे बनाया गया और स्टेट के शेयर को डिसाइड किया गया। स्टेट का शेयर प्रोड्यूस का 1/3 था। कैश और काइंड दोनों ही एक्सेप्ट किए जाते थे। एरिया सोन, टाइप ऑफ क्रॉप कल्टीवेटेड और सभी पेजेंट्स के द्वारा पे किए जाने वाला अमाउंट एक पेपर पर लिखा जाता था, जिसे पत्ता कहते थे।
फैमिन्स और अदर नेचुरल कैलामिटीज के लिए सेस लिया जाता था। आर्मी पर भी उन्होंने खास ध्यान दिया। सोल्जर्स को डायरेक्टली रिक्रूट किया जाता था, उनका कैरेक्टर वेरीफाई करके। हर सोल्जर का एक डिस्क्रिप्टिव रोल रिकॉर्ड किया जाता था, जिसको चेहरा कहते थे। हॉर्सेस को इंपीरियल साइन से ब्रांड किया जाता था, जिससे इंफीरियर हॉर्सेस न लाए जा सके। शेरशाह ने जस्टिस पर भी कंसिडरेबल एम्फेसिस दिया। उनके रूल में विलेज पंचायत और जमींदार्स लोकल लेवल पर सिविल और क्रिमिनल केसेस से डील करते थे। उनके सन इस्लाम शाह ने एक बिग स्टेप लिया। इस्लाम शाह ने लॉज को कोडिफाई किया, जिससे इस्लामिक लॉ सिर्फ कुछ लोगों के इंटरप्रिटेशन से दूर रखा जा सके। इस्लाम शाह ने नोबल्स की पावर और प्रिविलेजेस को कर्ब करने की भी कोशिश की। इस पर कोई शक नहीं कि शेरशाह एक रिमार्केबल फिगर थे। वो एक ग्रेट बिल्डर थे। खुद के लिए बनाया हुआ सासाराम का उनका टूम न्यू स्टाइल के आर्किटेक्चर की शुरुआत थी। यमुना के बैंक पर उन्होंने एक सिटी बनाई। पुराना किला बस इसका सोल सर्वाइवर है। शेर शाह के रेन में ही मलिक मोहम्मद जायसी का फेमस हिंदी वर्क पद्मावत लिखा गया। शेर शाह ने लेकिन कोई नई लिबरल पॉलिसी की शुरुआत नहीं की। जैसे जिजिया उनके रूल में हिंदू से लिया जाता रहा और उनकी नोबिलिटी ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली अफगान से ली जाती थी। अब आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन तो दोस्तों, ये थी कहानी बाबर के सक्सेसर हुमायूं और उनके रूल की। हमने देखा कि किस तरह हुमायूं ने बाबर की डेथ के बाद एक बिखरे हुए एम्पायर को कंसोलिडेट किया। हुमायूं ने अपने एम्पायर को एक्सपैंड भी किया, लेकिन हुमायूं को अपने ब्रदर्स से रिबेलियन फेस करने पड़े और कुछ गलतियों के चलते शेर शाह ने माइटी मुगल्स को डिफीट किया। हुमायूं को डिफीट करके शेर शाह ने सूर एम्पायर को सेटअप किया, जो कुछ समय के लिए ही दिल्ली पर रूल कर पाए। सिविल वॉर के चलते सूर एम्पायर भी डिस्ट्रॉय हो गया, जिसका फायदा उठाकर हुमायूं ने फिर से दिल्ली को रिकवर कर लिया। बाबर, हुमायूं और शेर शाह का रूल एक नई शुरुआत जरूर थी, लेकिन इनके रूल में सोसाइटी में कोई फंडामेंटल चेंजेस नहीं आए थे, क्योंकि ये सभी एम्परर्स मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन में ही लगे रहे। हुमायूं के सक्सेसर हुए ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर अकबर, जिनके आने के बाद ही सोसाइटी का फंडामेंटल कैरेक्टर चेंज हुआ। अकबर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अकबर पॉलिटिक्स